मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं आज फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सेट काफ़ी ही कार्यरत साबित होता है। मैंने अभी तक 2 बुक का आपको 20-20 सेट अपलोड कर दिया है, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का बुक आता है उससे वॉल्यूम 1 का 20 सेट अपलोड किया गया है और स्पार्क का बुक का भी वॉल्यूम 1 का 20 सेट अपलोड कर दिया गया है। उसका वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सुबह में मेरा मॉर्निंग में 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है जो मंडे टू सैटरडे चलता है। अभी तक मैंने उसमें भी 106 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को कभी भी बीच में आप स्किप न करें, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसलिए लंबा से घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप चारों ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो आपका नंबर भी इम्प्रूव होगा। केवल आंसर रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि आप सेट को बनाएं और उसका डिस्कशन जरूर करें। डिस्कशन करने से जो क्वेश्चन आपकी गलत हुई थी वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और उसके बाद वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में या चाहे सेट में आता है तो गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। ऐसा करने से आपका गलतियाँ बहुत ही कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे करेक्ट बनाकर आएंगे और कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं होगा। कन्फ्यूजन उसी स्टूडेंट को होता है जो रिवीजन करके नहीं पढ़ता है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ें तो रिवीजन करके जरूर पढ़ें। रिवीजन करने से कन्फ्यूजन दूर होती है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का 10 नंबर सेट है। सेट कंटिन्यू नहीं कराया जाता है, कहीं कहीं से भी सेट दिया जाता है। तो 10 नंबर सेट का क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता था? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। जो 12वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी महिला चैंपियन 2022 का खिताब आपको हरियाणा ने जीता था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वहां के राज्यपाल आपको बंडारू दत्तात्रेय हैं। और असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा वहां के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी वहां के राज्यपाल हैं। और राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री और कलराज मिश्र वहां के राज्यपाल। और गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ अहमद वहां के राज्यपाल हैं। गोवा के राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लई हैं। तो आप सारे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद रखेंगे। आपके ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए जयराम रमेश, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो हाल ही में जो पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया था, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? सूर सरोवर झील, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर सरोवर झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करें तो गुजरात। तो सूर सरोवर जो है आपको ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है। नवंबर 2020 में आगरा यूपी के सूर सरोवर झील के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची यानी रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा के पास है। इसके अलावा लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, इसे भी आसाम से बैराज उत्तराखंड और कांवर झील आपको बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मणिक साहा, ऑप्शन बी बिप्लब देव, ऑप्शन सी राजीव कांत। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपको ऑप्शन ए मणिक साहा है और इसके पहले वहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिप्लब देव पहले इसका मुख्यमंत्री थे। और त्रिपुरा के राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य वहां के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस
आपदा प्रबंधक पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए जेपी जोशी को, ऑप्शन बी राम मनोहर राव को, ऑप्शन सी आर.एस. शर्मा को और ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यानी कि राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। इस सेट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन करंट का भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी करंट का क्वेश्चन 10 और 5 के बीच में रहेंगे। तो आप सेट को बनाएंगे तभी आपका अंदाजा लगेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर को स्थापित किया गया है? अनाज एटीएम पायलट। ऑप्शन ए वाराणसी के उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इंदौर के मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सूरत के गुजरात में और ऑप्शन डी की बात करें तो गुरुग्राम की हरियाणा में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 7, गणतंत्र दिवस के परेड पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 2022 को। ऑप्शन ए अवनी चंद्रवेदी, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह और ऑप्शन डी मोहना सिंह। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि भावना कंठ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दावोस में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी मैड्रिड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए दावोस में हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और WTO का मुख्यालय की बात करें तो आपको जिनेवा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किया गया है? कौन से बैंक के द्वारा? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई थी। और स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1893 में हुआ था, जो कि पहला इसका शाखा लाहौर में खोला गया था। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इजराइल के दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? इजराइल के। ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वह वस्तु केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी कि केंद्र के सेंटर की ओर बल जो लगता है उसे क्या कहते हैं? इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो आपको अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है, आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल के कारण जो मौत के कुआं में गाड़ी चलती है उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? मतलब किसी भी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तब वह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसी बात को क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, जिसे काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? ऑप्शन ए विकिरण के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी की बात करें तो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। ये दोनों बात आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चालक तार पर पीवीसी द्वारा कोटिंग करके
रोका जाता है? ऑप्शन ए ओवरलोडिंग को, ऑप्शन बी फ्यूजिंग को, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट को और ऑप्शन डी रिसाव ड्रिपिंग को। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। जब पीवीसी का उस पर परत रहता है तो तार एक दूसरे में नहीं संपर्क में आते हैं, अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक फेम्टो बराबर होता है 10 के पावर -15, ऑप्शन बी 10 के पावर -12, ऑप्शन सी 10 के पावर 18 और ऑप्शन डी की बात करें तो 10 के पावर 15। तो 1 फेम्टो बराबर आपको ऑप्शन होता है 10 के पावर -15, पिको बराबर होता है -12 और पेटा बराबर होता है पेटा बराबर 15 और एटा बराबर होता है 18 और फेम्टो बराबर होता है -15। तो ये तीनों को याद रखेंगे। नैनो बराबर -9 और गीगा बराबर +9 होता है। ये भी आपके पूछा जाता है एग्जाम में 10 के पावर वाले भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु में एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलने आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर होता है v - u/t, यानी कि आपको 5 सेकंड में चालू करती है और u इसका 0 होगा, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी आपको त्वरण और ऑप्शन डी की बात करें तो संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 किलोवाट घंटा यानी kWh किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 3.6 × 10 के पावर 7 जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10 के पावर -6 जूल, ऑप्शन सी 3.6 × 10 के पावर 5 जूल और ऑप्शन डी की बात करें तो 3.6 10 के पावर 6 जूल। यही इसका करेक्ट आंसर है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1000 वाट को 1 घंटा कहते हैं और 1 घंटा में 36 सेकेंड होता है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकसित न्यायपूर्ण एवं समानता के विकास के साथ किसी पंचवर्षीय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी की बात करें तो आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से लेकर 2000 तक था, 2002 तक। क्वेश्चन नंबर 20, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं से सम्मिलित है? आयुष्मान भारत, ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी की बात करें तो राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एनएसओ, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री आपको निर्मला सीतारमण है, जो कि भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री है। और आरबीआई की स्थापना करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है। ऑप्शन ए जनसंख्या 200 से अधिक, 500 से अधिक, 1000 से अधिक और 2000 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 500 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है। पूछा गया है कि इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए नींबू के कैंकर रोग, ऑप्शन बी धान की अंगमारी रोग, ऑप्शन सी गेहूं के बिलगन रोग और ऑप्शन डी मूंगफली का टीका रोग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मूंगफली का जो टीका रोग है आपको जीवाणु जनित रोग नहीं है, यह कवक से होने वाला रोग है, जबकि नींबू कैंकर से होने वाला रोग है और धान के अंगारी रोग और गेहूं के बिगलन रोग यह जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए परांकुर, ऑप्शन बी बीजांड पत्र, ऑप्शन सी मूलांकुर और ऑप्शन डी बीज पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बीज पत्र कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। 5वां किंगडम में इसमें पूछा गया कि कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा और ऑप्शन डी एनिमिलिया। तो इसमें शामिल नहीं है आपको ऑप्शन बी प्रोटोजोआ। तो 5 किंगडम कौन कौन से होता है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया, यही विक्टर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, जब प्लाज्मा में फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजीन प्रोटीन नामक निकाल लिया जाता है तो ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट और ऑप्शन डी हिपेटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सीरम कहा जाता है। मानव के ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा 56 होता है, 55% होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग नहीं है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस और ऑप्शन सी की बात करें तो पेचिस और ऑप्शन डी की बात करें तो बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पेचिस नहीं है। पेचिस, कालाजार, मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और जीवाणु से होने वाला रोग आपको टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड और क्षय रोग और टीबी ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से होने वाला रोग आपको चेचक, पोलियो, रेबीज आदि ये सब विषाणु से होता है, एड्स भी वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी विटामिन सी मसूड़ों में रक्त आना और ऑप्शन डी विटामिन डी गठिया और ऑप्शन डी की बात करें विटामिन B1 बेरी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन डी का नाम टेकोफेरॉल है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन B1 का थायमिन और विटामिन ई का नाम पूछेगा तो आपको टेकोफेरॉल होगा। और विटामिन का खोज फंक ने किया था और ए और बी विटामिन का खोज मैकुलन ने किया था और विटामिन सी का हॉपकिंस ने किया था और विटामिन डी की बात करें तो हॉलकट ने किया था। ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, विटामिन से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग के आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी गोल्गी और ऑप्शन डी तारकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि लाइसोसोम के प्रोटीन की थैली माना जाता है, कोशिका के अंग के थैली। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन ऑप्शन ए जिगर में, ऑप्शन बी मुंह में, ऑप्शन सी छोटी आंत में और ऑप्शन डी की बात करें तो आमाशय में। तो मानव के शरीर में प्रोटीन का पाचन आपको ऑप्शन डी यानी कि आमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फल को एक बृहत रूप पोषक तत्व देता है? पोषक तत्व देता है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी की बात करें तो बोरान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम देता है। जस्ता का संकेत Zn होता है और मैग्नीशियम का संकेत की बात करें तो Mn होता है। मैग्नीज का Mn होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष का प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मतलब मानव यानी पुरुष में नहीं है। ऑप्शन ए अंडकोश, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी की बात करें तो अंडाशय। अंडाशय आपको मानव में नहीं है और वृषण, अंडकोश और शुक्रवाहिका आपको मानव के शरीर में पुरुष में है और महिला में अंडाशय होता है। अंडाशय ओवरी पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा सेप्रोफाइट कवक फंगस है? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी टोपीवर्म, ऑप्शन सी पेंसिलिन और ऑप्शन डी कस्कुटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पेंसिलियम। आइए अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 से फिर आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बीच में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आइए 82 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाब का अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी गुरदासपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गुरदासपुर। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, कलकत्ता में 1939 से 1940 के दौरान सुभाष चंद्र बोस होने वाला स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री शक्ति हुई थी, मैत्री की थी? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी हिंदू सभा और ऑप्शन डी यूनियनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। बंगाल वापस आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग के संपर्क स्थापित किया था और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन ए वीपी वाडिया, ऑप्शन बी एस.ए. डागे, ऑप्शन सी एम.एन. जोशी और ऑप्शन डी की बात करें तो उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि एन.एम. जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 85, सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी की बात करें तो एम.जी. रनाडे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति यानी समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादित किया गया था। इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर भी बल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिए थे। वही जवाहरलाल नेहरू का नारा था आराम हराम है और एम.जी. रनाडे आपको गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बम लिखा गया था? द फिलॉसफी ऑफ बम किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी भागवती चरण बोहरा, ऑप्शन सी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी की बात करें तो सुखदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे भागवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 87, इब्न बतूता इनमें से किस
दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन से आया था, यानी चीन गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी की बात करें तो इल्तुतमिश और ऑप्शन डी की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। उन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था और दिल्ली का काजी इन्हें नियुक्त भी किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तब 1316 में इन्होंने गद्दी पर बैठा था और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू की गई थी। नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, अल ब्रूनी किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? अल ब्रूनी जो था किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी तुर्की। तो उन्होंने आपको ऑप्शन ए अरबी भाषा में लिखा था अल ब्रूनी ने किताबुल हिंद बुक को। क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी की बात करें तो कनिष्क। तो प्रथम आपको अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में किया गया था। वही दूसरी की बात करें तो कालाशोक के शासनकाल में आपको वैशाली में किया गया था। और तीसरा की बात करें तो पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में की गई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा जो कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था वो चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसी में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 90, अशोक के किस शिलालेख को पशु बलि की निंदा दी गई है? तो इनका जितने भी शिलालेख है आप अच्छे से याद रखेंगे। इनका 14 शिलालेख है। इनके शिलालेख से क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन ए पहला शिलालेख में, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख में, ऑप्शन सी तीसरा शिलालेख में और ऑप्शन डी की बात करें तो चौथा शिलालेख में। तो अशोक के जो पहला शिलालेख था उसी में पशु बलि की बात कही गई थी। और अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख आपको 7वां है। क्वेश्चन नंबर 91, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसे बोधि वृक्ष बोध गया में कटवा दिया था? तो ऑप्शन ए शैव धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी बुद्ध धर्म का और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो शशांक आपको शैव धर्म का अनुयायी था और 6ठी शताब्दी में उन्होंने बोधि वृक्ष को बोध गया में कटवाया था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के अंतिम और 24वें आपको महावीर थे। महावीर का चिन्ह सिंह था और ऋषभदेव का षण था। बुद्ध धर्म स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? लेसोथो, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी की बात करें तो नाइजीरिया। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लेथोस देश को कहा जाता है। लेथोस अफ्रीका महाद्वीप की शांत घाटियों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी मसेरू है। इस देश की भेड़ों की उत्पादित मोहरा में होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्वेश्चन नंबर 93, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रॉकी पर्वत से, ऑप्शन बी सुपीरियर झील से और ऑप्शन सी की बात करें तो ओंटेरियो झील और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉरेशियन पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सुपीरियर झील से निकलता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पक्षी का पंजा डेल्टा का निर्माण भी करता है, मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 94, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी की बात करें तो नारकोंडम द्वीप, ऑप्शन सी की बात करें तो लैंडफॉल द्वीप और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉग द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि लैंड द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार से कोको को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें
पूर्ववर्ती नदी या नदियाँ कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी या नदियाँ कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी और ऑप्शन सी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर से निकलती है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1316 किलोमीटर ये बहती है। और सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर में पानी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? विश्व में सबसे सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार पूछा गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे जब सेट बना था। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। विश्व में 3 सर्वोच्च सोने का भंडार वाला देश है। प्रथम देश आपको ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा नंबर पर आपको दक्षिण अफ्रीका है और तीसरा नंबर पर रूस है। क्वेश्चन नंबर 97, पारिछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारिछा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी की बात करें तो गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि बेतवा नदी पर बनाया गया है पारिछा बांध। चंबल नदी जो कोटा शहर आपको चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी की बात करें तो यह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है और डेल्टा के जगह यह एस्चुरी बनाती है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह उत्तराखंड के हिमनोद्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर आपको कानपुर है और राजधानी पूछेगा तो पटना राजधानी गंगा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ईरी रेशम, इसमें भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज किए थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन ही दूर करना है। जब आप सेट बनाइएगा तभी ही आपको कंफ्यूजन दूर होगा। जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है उसमें यहाँ पर अगर आपका कंफ्यूजन अच्छा हो जाएगा तो वहाँ आप गलती नहीं कीजिएगा। यही सब सुधार सेट में किया जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी मेघालय। तो केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान आपको मेघालय में है, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। और सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में होता है, लौह सबसे ज़्यादा रांची में होता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करें तो गोवा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा बिहार के जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग पर किलोमीटर में है और सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश का है जो कि 17 आदमी पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको गोवा है और सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 100, प्राकृतिक और लाटो का नारा किसने दिया था? प्राकृतिक और लाटो का नारा किसने दिया था, यानी गो बैक टू नेचर? ऑप्शन ए रूसो के द्वारा, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी की बात करें तो दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी रूसो के द्वारा दिया गया था और दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था भारत की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? खेल दिवस की बात यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए 29 सितंबर को, ऑप्शन बी 29 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 29 नवंबर को और ऑप्शन डी 29 अगस्त को। तो सारे ऑप्शन जो बनाया गया है आपको देखिए 29 में ही बनाया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। इसी दिन खेलों का पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102,
बुद्धचरित पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी की बात करें तो वात्स्यायन। तो बुद्धचरित का लेखक आपको ऑप्शन सी यानी अश्वघोष थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 103, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर और ऑप्शन डी की बात करें तो 15 जनवरी। तो नौसेना दिवस पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की बात करें तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे जो कि दिसंबर में दिवस है। 1 को एड्स दिवस, 2 को साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के विदेशी नीति का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 के 1 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद सी की 49 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद आपको 51। तो शांति की बात पूछा है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई है। वही ऑप्शन 48 के ए की बात करें तो पर्यावरण और वन की बात कही गई है और 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक को बात कहा गया है। तो ये सारे अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाला कौन व्यक्ति था? सबसे कम अवधि तक। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जाकिर हुसैन सबसे कम दिनों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। मात्र 1 वर्ष 11 माह वह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं इन्होंने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी राष्ट्रपति का काम किया है। और ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1986 में वीटो का पहली बार प्रयोग किया था। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति प्रथम थे और भारत के राष्ट्रपति भी उन्होंने बनाए और सबसे पहले 1954 में इन्हें ही भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी की बात करें तो 7। यह क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी। तो पहला आपको मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पी नरसिम्हा राव आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री था और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री था। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। ऑप्शन ए 525, ऑप्शन बी 543 और ऑप्शन सी की बात करें तो 552 और ऑप्शन डी की बात करें तो 500। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है मूल संविधान में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए डी 500 होता है, लेकिन वर्तमान में 543 है। 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 भारतीय एंग्लो इंडियंस का जो राष्ट्रपति चुनाव करता था अनुच्छेद 331 में उसे अब नहीं करेगा, इसे हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 2020 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संसद के द्वि या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 और ऑप्शन डी की बात करें तो 26 जनवरी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। यहाँ राज्यसभा की बात कर रहा है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109,
भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम में लाया गया है? आपकी एग्जाम में चार्टर अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चार्टर अधिनियम भी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में संसदीय प्रश्न पूछने के सर्वप्रथम अधिनियम शुरू किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में आंशिक रूप से व्यापार चीन से बंद किया गया था और 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने की बात 1813 के ही चार्टर एक्ट में कहा गया था। यह क्वेश्चन दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2213 पोस्ट का एग्जाम हुआ था। भारत सरकार अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के संविधान सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में विभिन्न देशों से कुछ स्रोत लिए गए हैं, तो उसको याद करना है कि कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपातकालीन उपबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी से लिया गया है और ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है और संसदीय शासन की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ही ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 111, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति किया गया था? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा भी लापरवाही होगा तो आप इसका गलत आंसर दे देंगे। तो स्वीकृति की बात कह रहा है तो ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी की बात करें तो 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दिया गया था और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा इसे उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अल्फा कण में निगेटिव होता है और बीटा कण में पॉजिटिव होता है और गामा कण में आवेशहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 113, MnO2 Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या इसका आएगा आपको 4, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी की बात करें तो शक्कर। तो कौन सा मूल तत्व है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हीरा मूल तत्व है। संगमरमर जो कैल्शियम कार्बोनेट तथा ऑक्सीजन, शक्कर के मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड टेट्राक्साइड और ऑप्शन डी बोरोन नाइट्राइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, मणिक और नीलम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी की बात करें तो कोयला। तो इसमें कौन करता है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हाइड्रोजन। मिट्टी के तेल में आपको सोडियम को रखा जाता है। सबसे उच्च प्रकार के कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 96% कोयला होता है, कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 117, पानी आयनिक लवण के सुविलायक क्यों है? क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, उसका द्विआघूर्ण अधिक होता है और उसका कोई रंग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उसका द्विआघूर्ण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी ब्रोमीन।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि आयोडीन ठोस अवस्था में समान तापमान पे रहता है। ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब हाइड्रोजन ग्रुप के हैं और फ्लोरीन भी हाइड्रोजन ग्रुप के है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जो भारत में दीपावली मनाया जाता है, किस राज्य में कौन सी जनजाति इसके शोक के रूप में मनाए जाते हैं, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी जारवा और ऑप्शन डी की बात करें तो थारू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू लोग शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जो मुख्य रूप से थारू उत्तराखंड में पाया जाता है। भारत के सबसे बड़ी जनजाति आपको भील है, टोंडा आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। सतकोसिया जो बाघ रिजर्व है भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो सतकोसिया आपको ऑप्शन ए उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए ब्राजील कैंपोस, ऑप्शन बी हंगरी पुस्टाज, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया वेल्ड और ऑप्शन डी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका सवाना। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वेल्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है, हंगरी में पुस्टाज कहा जाता है, अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। तो ये सारे घास के मैदान आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में घास के मैदान से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान नहीं देता है, यानी नहीं करता है। ऑप्शन ए CH4 मीथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं, SO2 CO2 और O3। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 आपको ओजोन परत और SO2 इसमें कौन सा नहीं है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी SO2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ का दहन, ऑप्शन बी कोयला का दहन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी के उद्गार और ऑप्शन डी धन धातु धोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कोयला के दहन। इस तरह आज इतना ही क्वेश्चन जीके का था और इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और लगना भी चाहिए। आप इस सीरीज से जल्द जुड़ जाएं और इसका सेट सप्ताह में 7 दिन चलता है और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। और इसका PDF डेली दोपहर 12 बजे टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। आप वहां से PDF को डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और इसका वीडियो आपको YouTube पर 3 बजे अपलोड कर दिया जाता है। वहां से आप आंसर मिलाएं और इसका कमेंट बॉक्स में स्कोर को जरूर बताएं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।